तो चला दूं मैं भी शब्द कोश तेरे मुंह पे चिपका मैंने दर्द रोज रोज सहते यहाँ पे नहीं इतने साल लगे इतने पाप खड़ा भर दूं आज ना कोई पश्चाताप करूं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आज इंस्पायर टू हिंदी से और आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स के बारे में। आप इतने टाइम से इस चैनल पे इस प्रोडक्ट का टीजर देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे भाई आदमी कैसा आदमी है, अब तक ये प्रोडक्ट को मतलब क्या कर रहा है, ये क्या नाच रहा है, इस प्रोडक्ट के साथ खेल रहा है, अब तक इसने वीडियो क्यों नहीं बनाई है। तो अगर आपको ऐसे सवाल थे, आपके मन में ऐसी असमंजस या दुविधा थी, तो आप अभी जाइए अपने किचन में चाय या कॉफ़ी बनाइए, ये वीडियो लंबी खींचने वाली है। अनबॉक्सिंग प्रोसेस इस बारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे बड़ा सा एक कारण ये है कि इन्होंने इसके बॉक्स में से सब कुछ हटा दिया है। मतलब इतना छोटा कर दिया आईफोन 12 प्रो मैक्स का बॉक्स इस बारी कि इंसान को अंदर से आत्मा से हंसी आएगी। एंड वो मतलब क्या, मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम अंदर से वॉल माउंट हटा देते हैं, ईयरफोन हटा देते हैं और जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो सब कुछ हटा देते, बस फ़ोन छोड़ दिया इस बारी। और केबल मिल रही है अंदर, आपको डिवाइस मिल रहा है इसके अंदर, और उसके अलावा आपको इसके एप्पल के स्टिकर्स, भाई देखो सब कुछ हटा देंगे पर्यावरण के लिए, लेकिन वो जो प्लास्टिक से बना हुआ एप्पल का स्टिकर है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको सब जगह माथे पे भी चिपका लो और एप्पल की ब्रांडिंग करो सब जगह। तो ये एप्पल का मैसेज है फाइनली। और इसके अलावा अंदर आपको मिल रहा है इसके लिए सिम ट्रे इजेक्टर टूल। ठीक है भाई, पर्यावरण को बचा दिया, छोटा कर दिया बॉक्स को, बहुत ही वेल एंड गुड। एंड चार्जर से एक्स्ट्रा शिप नहीं करे, लोगों के पास पहले से वो चार्जर, स्पेसिफिकली वो वाला चार्जर पड़ा होगा जिसमें USB-C टू लाइटनिंग वाली केबल लग जाएगी, ये इनका कहना है। और उसके अलावा वही जो अडेप्टर है, वही जो कनेक्टर है, वो अलग से एक बॉक्स के अंदर पैक्ड है और वो अलग से आप बॉक्स खरीदेंगे अगर आपको उसकी सही में जरूरत है। वो बॉक्स बनाने का भाई गत्ता कहाँ से आया? पेड़ तो कटे ही नहीं। तालियां बजाइए आप एप्पल के लिए कि उन्होंने ऐसा करा है जनता के साथ। मतलब खुले मुंह पे झूठ बोल रहे हैं कि भाई देखो यार हम पर्यावरण बचा रहे, पर्यावरण नहीं बचा रहे, इनको अपने शेयर होल्डर का पैसा बचाना है और अपना पैसा बचाना है और आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेना है, तो इसलिए मेहनत की जा रही है। क्योंकि पिछले जनरेशन में ही तो ये जो अडेप्टर वाला सीन है वो आया है कि मतलब वो वाला अडेप्टर आपके पास आया है जो कि आपका USB-C टू लाइटनिंग केबल लेता है। जो पुराने जनरेशन थे उनमें तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं और बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रखे इन लोगों ने, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को फंसा रखा है इसमें। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जनरेशन तक कह रहे हैं कि जो आईफोन्स है वो आपके पूरे वायरलेस हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं, केबल से झंझट, शायद केबल की झंझट से तब मुक्ति मिले कि ना मिले, लेट्स गो देयर। इसके अलावा ये जो फोन है ये उपलब्ध होगा सिल्वर, ग्रेफाइट, गोल्ड और पैसिफिक ब्लू कलर्स में। ये ड्यूल सिम वेरिएंट्स में उपलब्ध है। आप इसमें एक फिजिकल सिम डाल सकते हो और एक ई सिम डाल सकते हो। चाइना में जो वेरिएंट आता है उसमें 2 फिजिकल सिम डाल सकते हो। तो चाइना से ज्यादा प्यार करता है शायद से एप्पल, हम लोगों से प्यार नहीं करता, हम लोगों को ई सिम डालना जरूरी है। पता नहीं यार वहाँ संभव है, यहाँ संभव क्यों नहीं है, ये दोगलापन क्यों। और इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। सिरेमिक शील्ड ग्लास है इसमें फ्रंट और बैक पे। सिरेमिक शील्ड ग्लास जो है वो मतलब एक फैंसी वे है ये कहने का कि एप्पल ने कॉर्निंग के साथ ऐसे हाथ मिलाया और बोला कि चलो भाई कुछ नया नाम बनाते हैं। और ऑलमोस्ट वो जो ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास 5 या 6 जैसा ही है, कोई बहुत ही चमत्कारी नहीं है। एंड उस ग्लास के बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने शैटर रेजिस्टेंस को बढ़िया कर दिया। यानी कि आपके पास ये रहा, आपके पास ऐसे आईफोन है, अपने ऐसे आईफोन निकाला, ऐसे गिरा दिया, ठीक है। शैटर रेजिस्टेंस बहुत हद तक बढ़िया हो गई है कि लोगों के हाथ से अगर आईफोन छूट जाएगा तो कम संभावना है कि वो एक ही बार में पूरा टूट जाए। लेकिन स्क्रैच रेजिस्टेंस जो होती है, यानी कि आम दिनचर्या में ऐसे इस्तेमाल करते करते चलाते चलाते उस पर जो स्क्रैच पड़ जाते हैं वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुए, वो तो शायद से और ख़राब ही हो गई है पहले से। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति जो कि लॉन्ग टर्म अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स को चलाने वाले हैं तो भाई जाओ उस पर एक टेम्पर्ड चढ़वाओ, ट्रिंक चढ़वाओ, स्क्रीन गार्ड चढ़वाओ, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है अभी। एंड इतना ज़्यादा मतलब डिस्प्ले के उस पर भरोसा मत करो कि वो स्क्रैचलेस रहेगा लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये भाई पहले ही वार्निंग दे दी गई है सब लोगों को। बिल्ड और डिज़ाइन की बात की जाए तो 228 ग्राम्स इसका वजन है, बहुत ही भारी फ़ोन है, एकदम बल्कि लगता है। हैंडी का जो विलोम शब्द होगा वो है ये स्मार्टफोन, एकदम ही जानवर जैसा फ़ोन लगता है, हाथ में चलाने में बहुत ही बड़ा फ़ोन है। एंड मेरे पास विशेषण कम पड़ गए हैं ये बताने के लिए कि एक्चुअली में कितना बड़ा फ़ोन है। एंड दिक्कत पता है कहाँ पे आती है? दिक्कत ये आती है कि जो स्क्वायर साइड्स इसके बनाए गए हैं वो एक्चुअली में देखने में बहुत सुंदर है,
मुझे पर्सनली वो लुक बहुत गजब लगता है, लेकिन वो जो लुक है ना वो अच्छा लगता है 12 पे, 12 प्रो पे, 12 मिनी पे। और ये जो फोन है इतना बड़ा है कि इसके साइड से स्क्वायर होने की वजह से हाथ में ग्रिप सही से नहीं बनती है, बहुत रोना आ जाता है और बहुत ही बड़ा लगता है। मेरे बड़े वाले हाथ हैं, तो बड़े वाले हाथों वाले इंसान को भी दिक्कत हो रही है भाई ये फोन चलाने में, तो आप समझ सकते हैं कि जिसके छोटे हाथ उसको बिल्कुल भी ये फोन पसंद नहीं आएगा। ये फोन जो है 7.81 सेंटीमीटर लंबा है, 7.4 मिलीमीटर थिक है। मैट फिनिश जो बैक पे दे रखी है वो ग्रेट फील होती है यार, लेकिन जो फ्लैट एजेस साइड्स में दे रखी है उसकी वजह से काफी ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो साइड में फ्लैट एजेस है उस पर मस्त एकदम फिंगरप्रिंट आते रहते हैं और वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है तो एकदम ही वो चमकता भी रहता है और फिंगरप्रिंट भी खाता रहता है, तो वो बहुत सरदर्द करने वाली चीज़ है। इसके अलावा कैमरा बम्प जो है वो थोड़ा सा बड़ा है 11 प्रो मैक्स के मुकाबले, और ट्रस्ट मी आप ये फ़ोन खरीदने से पहले जाके किसी स्टोर में इसको चला के देखिए, किसी दोस्त की या किसी ऐड की या किसी और चीज़ की हाइप में आके मत ये फ़ोन खरीदिए। किसी यूट्यूब वीडियो को देख के तो डेफिनेटली जाके फ़ोन को नहीं खरीदिए, बिकॉज अगर आप रोज़ चलाएंगे इस फ़ोन को और आपको बहुत ही बड़ा या भारी फील होगा तो आपको आधा मज़ा तो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले आप जाइए किसी एप्पल स्टोर में, इन पर्सन जाके उस फ़ोन को चला के देखिए कि हाँ भाई कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है चलाने में। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो यू कैन गो हेड विद योर परचेज, अदरवाइज उसके सामने हाथ जोड़ लो और आईफोन 12 या 12 प्रो ले लो भाई, वो ज़्यादा हैंडी और बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, अगर आपको सही में ज़्यादा बड़ा या भारी लग रहा है फ़ोन। एंड पर्सनली मुझे भी ये बहुत ही बड़ी सी दिक्कत लगी, एंड कई लोगों के लिए बड़ा इशू नहीं होता है, बट मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो हैंडी चीज़ों को पसंद करता है, जो आराम से चल जाए, ज़िंदगी का मज़ा है, एक हाथ से चलाने में भी दिक्कत ना हो, तो वो चीज़ तो डेफिनेटली ये नहीं है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये 5G को सपोर्ट करता है। मिलीमीटर वेव 5G सिर्फ यूएस वाले मॉडल पे सपोर्टेड है और अपना पास यूएस वाला मॉडल है। अब ये मत पूछो भाई कहाँ से आया, बस ये यूएस वाला मॉडल है, इसमें साइड में एक पैच बना हुआ है जो कि मिलीमीटर वेव 5G के सपोर्ट को दर्शाता है। और 5G का रोल आउट इंडिया में कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि 2021 के अंत तक पूर्ण हो जाना चाहिए या हो भी जाना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा भी टाइम लगेगा। अभी हमारा देश बहुत सारी कलेशों से गुजर रहा है और 5G इज़ नॉट अ बिग प्रायोरिटी राइट नाउ। मतलब 5G पे कौन इतना ध्यान दे रहा होगा, 10 दिक्कतें और हो रही है देश में, तो वो जब चीज़ें जब सेटल हो जाएंगी तो देखते हैं 5G होता है कि नहीं होता है। टाइम है अभी भाई, इसमें कोई जल्दबाजी वाला सीन नहीं है। इसमें लो एनर्जी ब्लूटूथ का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट है, FM रेडियो तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसके अलावा सेंसर सारे मौजूद है जो कि एक बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बैरोमीटर दे रखा है प्रेशर मेजरमेंट के लिए। Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी इसमें मौजूद है जो कि शायद से कुछ ही स्मार्टफोन्स में होता है। आइए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। 6.7 इंच की जो डिस्प्ले है काफ़ी बड़ी है, और अगर हम बड़े वाले पॉइंट को साइड में रखें तो बहुत ही सुंदर डिस्प्ले है और एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब है इस डिस्प्ले पे। क्योंकि ये डिस्प्ले इतनी बड़ी है तो इस पर जो वो बड़ा सा नॉच है ना वो उतना भद्दा फील नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी डिस्प्ले इतनी बड़ी है कि नॉच उसके हिसाब से ठीक ठाक इज्जतदार लगता है। बाकी फोन्स जो है उनका डिज़ाइन छोटा होने की वजह से उन पर नॉच ना अजीब सा लगता है, बट ये फ़ोन इतना बड़ा है कि इस पर नॉच कॉम्प्लीमेंट कर जाता है। और इसके अंदर HDR10 का सपोर्ट है। 800 निट्स तक मैक्स ब्राइटनेस जाती है पूरे पैनल की, और अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 1200 निट्स तक हो जाती है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। ओलियोफोबिक कोटिंग इस पे दे रखी है, बट फिर भी यार टेम्पर जरूर लगाना। रीचेबिलिटी की बात की जाए तो डिस्प्ले पे रीचेबिलिटी जो है बहुत ही बड़ा इशू है। अगर आप जैसे एक हाथ से चला रहे होंगे, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका दूसरा हाथ कहीं और बिजी होता है, तो अगर आप एक हाथ से चला रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार मेरा हाथ पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा, और वन हैंडेड मोड का इंप्लीमेंटेशन कुछ उस पर है नहीं कोई बढ़िया सा, तो वो बहुत सरदर्दी है। और इसके अलावा कलर एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है डिस्प्ले, वाइब्रेंट डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया। इस प्राइस पॉइंट पे एक पेटी ऊपर दे रहे हो भाई आप, और हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। फ़ोन बहुत स्मूथ फील होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज इस पर टच का रिफ्रेश रेट है कि टच आपका कितनी तेज़ी से ले रहा है, तो फ़ोन स्मूथ फील होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यार वही है कि हाई रिफ्रेश रेट पैनल की कमी होने की वजह से मुझे लगता है कि फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन्स के मुकाबले उस मामले में थोड़ा सा वो पीछे है, बट ठीक है। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है अगर वो डालते तो शायद से बैटरी लाइफ बहुत खत्म हो जाती, तो इसलिए उन्होंने नहीं डाली है। और उनको भाई कोई ऑब्सेशन है एप्पल वालों को कि पतला फ़ोन बनाना है, पतला फ़ोन बनाना है, चाहे बैटरी कम दे दे चाहे कोई और चीज़ कम कर दे, तो उस वजह से भी शायद से ऐसा हुआ है। इसमें कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर नहीं है कंपेयर टू फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन्स, तो वो भी मुझे बड़ा बुरा सा लगता है। और सबसे बड़ा एक और कलेश ये लगता है कि
मास्क के युग में अब आप फेस आईडी से फोन अनलॉक करना बहुत ही सरदर्दी। अब हर बार थोड़ी यार अनलॉक करते वक्त आप ऐसे मास्क हटा के करोगे। ठीक है, उन्होंने अभी नए थोड़े फीचर्स डाले हैं कि वो फेस आईडी विल वर्क विद मास्क वाला है, एंड थोड़ा बहुत और मेहनत करवाई है उन्होंने क्योंकि वर्ल्ड वाइड इशू हो गया है। बट फिर भी यार टच आईडी होता कहीं पे किसी तरह से, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही घुसा देते, साइड में पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर घुसा देते, काम आसान हो जाता लोगों का, लेकिन वो उन्होंने नहीं करा है। तो क्या ही कह सकते हैं। आइए बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में। तो आता है 5 नैनोमीटर के A14 बायोनिक चिप के साथ, और मेरे और बेंचमार्क्स के और रियल वर्ल्ड यूसेज के तीनों के हिसाब से ये स्मार्टफोन का जो चिपसेट है शायद से सबसे हाईली परफॉर्मिंग चिपसेट है। और इसके अंदर आपको मिलता है 6 GB रैम, 128, 256 या फिर 512 GB इसके अंदर जो स्टोरेज मिलता है वो NVMe टाइप का स्टोरेज है, यानी कि वो NVMe SSD लेवल की रीड राइट स्पीड वाला स्टोरेज है। और वही कारण है कि आईफोन्स बहुत लंबे टाइम तक सही चलते हैं, स्मूथ चलते। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज दे रखी है भाई। जब इतनी फास्ट स्टोरेज होती है तो कितनी बार रैम अगर भर रहा होता है ना, तो OS जो होता है वो रैम से चीज़ों को उठा के ऑफलोड कर देता है स्टोरेज पे। दिस इज द रीजन कि M1 वाले मैक 8 GB रैम के साथ भी इतना फाड़ू चलते हैं, क्योंकि उनकी रीड राइट स्पीड ज़्यादा होती है इंटरनल SSD की। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है बाकी मैन्युफैक्चरर्स को कि भैया आप अपने फ़ोन में अगर स्लो स्टोरेज स्पीड दे रहे हो तो पूरा फ़ोन ही स्लो हो जाएगा। तो ठीक है भाई, समझने वाली बात है। और इसके अलावा इसके अंदर गेमिंग जो है वो रिडिकुलसली गुड है, बहुत ही बढ़िया। इवन एक्सट्रीम डिटेल्स पे भी आप जाएंगे, पबजी जैसी गेम को खेलेंगे एकदम 4K HDR वाले, अल्ट्रा HD वाले मोड पे भी वो चला सकता है उसको, और लंबे टाइम तक आप HD हाई एक्सट्रीम सेटिंग्स पे भी खेलेंगे एकदम फ्रेम रेट मैक्स करके। मतलब गेमिंग के लिए मेरे हिसाब से शायद से सबसे बेहतर फोन्स में से एक है, और लंबे टाइम तक गेमिंग करने पे भी ये फोन ज्यादा गर्म नहीं होता, तो वो मुझे एक बड़ा वाला प्लस पॉइंट लगा। आइए अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम के बारे में, यानी कि इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो इसमें जो कैमरा सेटअप है वो शायद से पहली बार बहुत ही लंबे टाइम के बाद इन्होंने सेंसर में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट करा है, तो उस पर भी पहुंचते हैं जरा। इसमें 12 मेगापिक्सल का एक f1.6 एपर्चर वाला 26 मिलीमीटर वाला सेंसर है, 1.7 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज, डुअल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, और ये इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, जिसको एप्पल कहता है सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। कि इस बार अब लेंस एलिमेंट को हिलाने के बजाय आप पूरे सेंसर को ही हिला रहे हो, ताकि हर एक चीज ज्यादा स्टेबल हो। तो वो जो चीज़ है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा काम करती है, वो अभी आप सैम्पल्स में भी देखेंगे। इसके अलावा अंदर जो ये सेंसर दे रखा है, मेन वाला सेंसर 47% बड़ा है कंपेयर टू आपका जो आईफोन 12 प्रो है। और वो चीज़ भी आपको दिखाई कहाँ पे देगी, लो लाइट शॉट्स में, अंधकार भरे रीजन में अगर आप जाके वीडियो शूट कर रहे होंगे, फोटोज ले रहे होंगे, वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली ये चीज़ दिखाई दे जाएगी। और ये एक चीज़ है जो कि शायद से 12 प्रो मैक्स को जस्टिफाई करती है 12 प्रो के मुकाबले। और इसके अलावा इसके अंदर 65 मिलीमीटर का टेलीफोटो लेंस दे रखा है। मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट्स लेने के लिए काफ़ी बढ़िया वाला फोकल लेंथ है वो। 12 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस दे रखा है, एक लाइडार स्कैनर दे रखा है जो कि लो लाइट कंडीशंस में ऑटो फोकस करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो टेलीफोटो सेंसर है उसमें एक बड़े वाला कलेश ये है कि अगर आप लो लाइट सिचुएशन में होंगे तो उससे आप पोर्ट्रेट्स नहीं ले सकते, वो ऑटोमेटिकली मेन कैमरा सेंसर की मदद से वो पोर्ट्रेट लेने की कोशिश करेगा। तो टेलीफोटो सेंसर जो है ना वो बढ़िया कब काम करता है, जब रोशनी एकदम भरपूर हो, और फिर जो पोर्ट्रेट्स लेता है ना वो एक्चुअली में ऐसा लगता है प्रोफेशनल लेवल का पोर्ट्रेट लगता है, बिकॉज जो 65 मिलीमीटर का फोकल लेंथ है वो काफ़ी बढ़िया है और बड़ा पंच्ड इन शॉट आता है। तो ये फोटो मैंने ली अपने भाई की, काफ़ी मतलब ऐसा लगा मतलब शादी.com पे डालने लायक फोटो आई है। तो ऐसा मतलब संभव है, ठीक है, फ़ोन से भी ऐसी फोटोग्राफी संभव है, बट ये है कि फ़ोन में कैमरा उतना अच्छा होना चाहिए। और ये क्लास लीडिंग स्मार्टफोन है वीडियो कैप्चर के लिए। HDR वीडियोस जो उसमें कैप्चर कर रहा था डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इंस्टाग्राम पे अब जाके यार सपोर्ट आ गया है कि आप ये डॉल्बी विजन HDR वीडियोस डाल सको और वो प्रॉपर्ली उसको स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हर एक अपने गरीब वाले फ़ोन पे भी उसको सही से देख सके। अब एक बड़ा इशू, जब मैं वीडियो बना रहा था, ये मेरा कैमरा जो है ये स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में रिकॉर्ड करता है। तो ये जो वीडियोस थी ना HDR वाली, इनकी पीक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। पीक ब्राइटनेस यानी वो रीजन्स जहाँ पे लाइट दिखा रहा है उसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा चली जाती है और डार्क में और लाइट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वही तो हाई डायनामिक रेंज है। तो जब मैं उसको स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज की टाइमलाइन पे डाल रहा था तो कह रहा था भाई देखो ये ना हो पाएगा, ये ना हो पाई, मेरे इसमें फाइनल कट ने बोल दिया भाई ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसमें कुछ कर ले, अपना HDR टूल्स वगैरह लगा ले। तो द थिंग इज कि जो एक्चुअल क्वालिटी उस वीडियो की वो शायद से यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत उसको कलर करेक्ट करा, हाई डायनामिक रेंज से स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज बनाया ताकि यहाँ पे दिखा सकूँ इस वीडियो के अंदर।
बट ये है कि अगर ये पूरी वीडियो HDR में होती तो शायद से आप उसकी फुटेज क्वालिटी को और अच्छे से देख पाते। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं सिर्फ iPhone 12 Pro Max पे, शॉट ऑन iPhone 12 Pro Max, जिसमें उसकी कैमरा की पूरी मतलब दिखा दूं कि भाई क्या क्या संभव है, तो उसके लिए कमेंट कर देना एक नीचे कि अगर आप वो चाहिए, अलग से मेहनत करवाना चाहते हो भाई से, तो वो लिख देना नीचे, तो वो भाई कर देगा आपके लिए। एंड उसके अलावा मतलब कैमरा क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, लो लाइट शॉट्स आर वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही सही। एंड इन जनरल इमेज क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी। बट अभी भी मुझे एक चीज ऐसी लगी जो कि एप्पल बहुत टाइम से कर रहा है, वार्म टिंट, यानी कि जो फोटोज ली गई उसमें हल्का सा मुझे ऐसे लगा कहीं कहीं पे वार्म टिंट ज्यादा है। जैसे अगर आप सनलाइट में कहीं पे फोटो लेंगे या बाहर की लाइट में फोटो लेंगे तो जबरदस्ती इसका जो एल्गोरिथम है वो कहीं कहीं पे येलो या ऑरेंज की शेड को बढ़ा देता है। तो ये चीज ऐसी है जो कि आप लंबे टाइम तक उसको यूज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे। एंड कई लोगों को लुक पसंद आता है, मुझे पर्सनली पिक्सल वाला लुक पसंद आता है जो कि थोड़ा सा एक हल्का सा कूल कलर्स की तरफ जाता है। बट ठीक है, ये पर्सनल प्रेफरेंस पे बात आ जाएगी, ये स्टाइलिस्टिक चॉइस है। और एप्पल का जो प्रो रॉ फॉर्मेट आ गया है वो काफी हद तक बढ़िया हो गया है। उसमें आप मतलब एप्पल की जो पूरा इमेज पाइपलाइन है उसकी तो मदद ले ही रहे हो कि मतलब आपको शार्पनिंग भी मिल रही है, हाई डायनेमिक रेंज, सब कुछ मिल रहा है उस फोटो के अंदर, और आप साथ में उसके साथ साथ अब आप उसके और डिटेल्स के साथ खेल सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, हाईलाइट्स, कॉन्ट्रास्ट, शैडोज, इन सब के साथ खेल सकते हो। तो वो चीज़ बहुत सही है कि एप्पल प्रो रॉ जो है वो अब इतना मेच्योर हो चुका है एंड वो फॉर्मेट मुझे पर्सनली सही लगा। ऑनेस्टली इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आएगा प्रो रॉ के बीच में और जो नॉर्मल आप स्टैंडर्ड पॉइंट एंड शूट फोटो लोगे। बट वही है कि जो अगर एक प्रो फोटोग्राफर है जिसको पता है कि वो कौन से लट्स लगाना चाहता है, कौन सा कलर पैक लगाना चाहता है, कैसे उस फोटो को मैनिपुलेट करना चाहता है, तो वो शायद से प्रो रॉ की मदद से ज़्यादा वैल्यू निचोड़ सकता है इसी स्मार्टफोन के कैमरा से। फ्रंट फेसिंग कैमरा से वो उतना बढ़िया मजेदार नहीं लगा मुझे। उसमें 4K 60 FPS वीडियोस आप शूट कर सकते हो, बट जो फ्रंट फेसिंग कैमरा का 4K 60 FPS है उसमें ऐसा फील हुआ कि डॉल्बी विजन सपोर्टेड नहीं है, बिकॉज उसकी रेंज उतनी जबरदस्त नहीं लग रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों कराया। 12 Pro Max है यार, ये एक पेटी प्लस दिया है भाई ने, किसी ने भी एक पेटी प्लस दिया है यहाँ पे, तो उसको चाहिए कि भाई फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी उतनी छतफाड़ क्वालिटी हो, बट वो चीज़ यहाँ पे नोटिस नहीं हो रही थी। और इसके अलावा इसमें बड़े वाला वीडियो इशू एक ये है कि जो अगर आप रात के टाइम पे किसी रोड पे या कहीं पे भी ऐसी जगह पे वीडियोस बना रहे होंगे जहाँ पे मल्टीपल लाइट सोर्सेज हैं, यानी कि जैसे मान लो गाड़ियाँ जा रही हैं आपकी तरफ से या कहीं पे ऐसा है कि बहुत सारी बत्तियाँ लगी हुई हैं, तो इसमें डॉट्स आने लग जाती है वीडियो में अलग अलग जगहों पे। ये इशू ऐसा है कि सारी मेजर टेक पब्लिकेशंस ने इसको रिपोर्ट करा। ये इशू ऐसा है कि इसको हर किसी ने मतलब हाईलाइट करा और बहुत सारे लोगों ने इसको दबा भी दिया है। भाई कोई भी चीज़ पूरी 100% अच्छी नहीं होती, इतना पैसा देने के बाद भी एक बहुत ही बड़े लेवल का इशू है। और शायद से इसलिए भी है बिकॉज इसमें जो लेंस अरेंजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं इनहेरेंट कोई बड़े वाला फ्लॉ है जिसकी वजह से वो लाइट्स को ऐसा दिखाने लग जाता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से इंप्रूव होनी चाहिए। पिछले जनरेशन पे भी थी बट उतनी ज़्यादा नहीं थी, इस जनरेशन पे तो दिख रही है भाई बहुत खतरनाक तरीके से, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। बट ऑल इन ऑल एक बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से, शायद से एक बेस्ट कैमरा कॉम्बिनेशन है किसी स्मार्टफोन में, बिकॉज वीडियो बहुत ही अलग लेवल की इस पर आती है। जो स्टेबलाइजेशन आपको ये दे रहा है, इवन जब मैं स्लो मोशन शॉट ले रहा था ऑटो में, मैं बैठा हुआ था और बस मैं ऐसे वो सनराइज हो रही थी उसकी वीडियो कैप्चर कर रहा था स्लो मोशन में, और उसके साथ जो मेन सेंसर जो स्टेबलाइजेशन दे रहा है वो अलग ही लेवल की स्टेबलाइजेशन है। तो उस चीज़ के लिए तो यार पैसा खर्चना बनता है। आइए बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। iOS जो है iOS 14.1 तक पहुंच चुका है अभी, और भी अपडेट्स आने को रास्ते में ही हैं। मुझे पर्सनली iOS से अब थोड़ी सी चिड़ सी होने लगी कुछ मामलों में। क्या कि एप्पल का एक अप्रोच है कि अगर चीज़ जो है बढ़िया चल रही है तो उसको ज़्यादा छेड़ो मत, तो उसी की वजह से मतलब अब यार यूज़र इंटरफेस मुझे प्राचीन सा लगने लग गया है। iOS 7 के साथ एक यूज़र इंटरफेस का ओवरहॉल आया था कि उन्होंने आइकन्स की लुक थोड़ी चेंज करी थी। उसके बाद से कोई ऐसा मेजर विजुअल अपडेट आया नहीं है यहाँ पे। यार भाई हर एक iOS के वर्जन अपडेट के साथ आइकन्स को थोड़ा सा ट्वीक कर दो भाई, थोड़ा सा कुछ कलर का शेड चेंज कर दो, कुछ ऊपर नीचे कर दो, थोड़ा सा यार लगना चाहिए ना बंदे को कि नया फ़ोन लिया है। अब भाई सब में एक जैसा एक्सपीरियंस, अगर इतना ज़्यादा एक जैसा एक्सपीरियंस आएगा तो उतनी फीलिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है। मैं बात मानता हूँ कि अगर आप सब जगह एक जैसा एक्सपीरियंस दोगे तो यूजर्स को बढ़िया लगेगा, क्योंकि किसी भी आईफोन से 12 Pro Max पे आएगा तो उसको लगेगा हाँ भाई वैसा ही है, बस थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दिया। बट फ्रॉम लाइक यूनिक वाला पर्सपेक्टिव वो चीज़ लूज हो जाती है यहाँ पे। विडजेट्स जो है, विडजेट्स यहाँ पे पहली बार आए नए वाले iOS 14 के साथ, बट फिर भी वो जो जिस लेवल की कस्टमाइजेबिलिटी मेरे जैसा एंड्रॉयड यूज़र क्रेव करता है वो यहाँ पे उतनी मौजूद नहीं है।
और मतलब एट बेस्ट मुझे ये अभी भी वैसा ही लगता है कि बिल्कुल जो मतलब इसका सॉफ्टवेयर है एकदम बंदे को बंद करके अपने एक तरीके से चलाना चाह रहा है। ये ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है कि भाई मैंने बोला तो ए, मैंने बोला बी तो बी, ये ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है कि मतलब इन्होंने जो आपको अप्रोच दे दी, जो एप्स दे दिए, जो तरीका दे दिया, आप वैसे ही कर सकते हो। अभी जैसे फोर्टनाइट के ही देख लो, एपिक गेम्स के साथ एप्पल की क्या भिड़ गई है कि उन्होंने सब जगह फोर्टनाइट को ब्लॉक कर दिया, आईफोन पे अब फोर्टनाइट चलता नहीं है। तो ऐसे बहुत जगहों पे एप्पल ने अपनी कलेश मार रखी है, जो कि इस फोन पे ऐसे हो रखी है कि आप उसमें ज्यादा कुछ छेड़ नहीं सकते। अब आपने एप्पल प्रोडक्ट ले लिया, अब आपको उनकी बात माननी है, वो वाला सीन हो रखा है। तो ये चीजें मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। अन्यथा यार एक्सपीरियंस बहुत हद तक सही है यार, 6 GB रैम और 5 नैनोमीटर का जो चिपसेट है उसके साथ एकदम उड़ता है iOS जो है, एक्सपीरियंस बहुत हद तक सही है। और जो मेरे को पर्सनल इश्यूज लगे, ये शायद से और भी यूजर्स फेस कर सकते हैं। बैटरी की बात करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टू 11 Pro Max, और दिस इज द ओनली आईफोन जो आपको चूज करना चाहिए अगर आप बेस्ट बैटरी लाइफ चाहते हो किसी आईफोन में। बैटरी लाइफ लवर हो अगर आप, तो भाई जाओ और आईफोन 12 Pro Max ले लो। उसकी बैटरी लाइफ, स्टैंड बाय टाइम, वो सब बहुत ही ज़बरदस्त है। और बाकी आईफोन्स में उतना मज़ेदार नहीं है बैटरी एक्सपीरियंस, मतलब हैवी यूज़र के लिए तो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, बट इसमें वो चीज़ है। आराम से 1.5 दिन हैवी यूज़ के साथ भी, और अगर मेरी तरह आराम से नुन्नू मुन्नू करके चला रहे हो, एकदम प्यार से चला रहे हो, तो आपका 2 दिन तो चल ही जाएगा। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है, बट यार सेपरेट अलग से पैसा दो 20 वॉट का अडैप्टर खरीदने के लिए। बेनिफिट्स तो होते हैं भाई स्लो चार्ज के, बट यार तेजी का जमाना है, कौन स्लो चार्ज करना चाहता है। और इसके अलावा मैगसेफ चार्जिंग जो है काफ़ी हद तक इन्होंने सही से इंप्लीमेंट किया है, बट उसके लिए भी अलग से भाई USB-C फास्ट चार्जर सेपरेटली खरीदना पड़ेगा, जो कि 15 वॉट वाला है। इसके अलावा आपको 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है इस फोन में, बड़े ही प्यार से, ठीक है। और भी ज़्यादा मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कैसे यूज़ कर रहे हो, बट 6 से 7 घंटे तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। और जो एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी वो 3687 mAh है, मतलब ऑन पेपर ये तो भाई बहुत ही कम है। ऑन पेपर ये बैटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, बट एक्चुअली में iOS की ऑप्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा है, मतलब उनका 5 नैनोमीटर प्रोसेस जो है उसकी मतलब पावर कंजम्पशन इतनी कम है कि ये ही बैटरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, और शायद से बेस्ट बैटरी लाइफ चलती है किसी भी आईफोन में, तो वो चीज़ बहुत सही है। और बैटरी स्टैंड बाय और ड्रेन का एक्सपीरियंस तो एनी डे बेटर है मेजॉरिटी ऑफ एंड्रॉयड फोन से। आइए बात करते हैं साउंड के बारे में। इसका साउंड मुझे क्लास लीडिंग लगा। क्लास लीडिंग क्या मतलब, शायद से किसी भी स्मार्टफोन में इतना ज़बरदस्त भरा हुआ रिच साउंड मैंने कम ही सुना है। तो वो चीज़ के मामले में भाई इनको दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने जो स्टीरियो स्पीकर इम्प्लीमेंटेशन किया वो बहुत अच्छा किया है। इन्होंने जो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस दिया वो बहुत अच्छा किया है। इवन लाउडनेस के टर्म्स में भी मुझे शायद से सबसे बेटर साउंडिंग स्पीकर्स में से लगा आईफोन 12 Pro Max का जो एक्सपीरियंस है वो। तो मल्टीमीडिया लवर्स के लिए तो भाई ये एक फर्स्ट चॉइस हो सकती है। इसके अलावा ये बात करते हैं प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो जो भारतीय प्राइसिंग है वो तो हमेशा से ही छत फाड़ रही है, और इस बारी भी वो ऐसी छत फाड़ रही है। एंड उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स पे, एप्पल वाले प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाती है। उसके पीछे कारण क्या है, आप सरकार को विलन मत समझिए, इसके पीछे बहुत बड़े वाला कारण होता है। अगर आप ऐसा ही कोई एप्पल का कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई भी ऐसे बाहर बनने वाला प्रोडक्ट हो गया, बिना टैक्स के, बिना इंपोर्ट ड्यूटी के अगर आप उसको खरीद पाएंगे, तो आप ये सोचिए कि इकोनॉमी को कितना नुकसान है। अगर हर एक व्यक्ति बाहर बनने वाली चीज़ ऐसे खरीदने लग जाता है, एंड उसमें क्या होगा, आपकी इंटरनल जो इंडस्ट्री है, अगर एप्पल 80,000 रुपये पे आईफोन 12 Pro Max बेचता है यूएस में, और भारतीय सरकार उस पर कोई इंपोर्ट ना लगाए, कोई टैक्स ना लगाए, और एप्पल वही बाहर बना हुआ फ़ोन, मान लो चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ, कहीं और मैन्युफैक्चर हुआ, वो यहाँ पे बेच पाए उसी 80,000 के प्राइस पे, क्या एप्पल कभी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएगा भारत में? नो। क्या वो कभी पैसा इन्वेस्ट करेगा यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने? नो। पर यहाँ से पैसा कहाँ जाएगा? बाहर। क्यों? क्योंकि उनको 80,000 में नया वाला आईफोन मिल रहा है। तो इसलिए सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स पे बहुत अंधाधुंध टैक्स लगाती है, ताकि समाज बचा रहे एंड लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटी मिले। क्यों? मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी तो यही करता है ना, कि भाई देखो ये सब हुआ, ऐसा हुआ, चीज़ें महंगी करी, तो बाहर वालों को लगता है, भाई कंपनीज को लगता है भाई इंसेंटिव है, चलो यार आते हैं भारत में फैक्ट्री खोलते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, हम प्रोडक्ट सस्ते में बेच पाएंगे, ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे। तो दूर की सोचो भाई, दूर की सोचो, ठीक है। सरकार का हमेशा दोष नहीं होता, कई जगह पे कंपनी भी खराब होती है। 200% का प्रॉफिट मार्जिन है एप्पल का हर एक प्रोडक्ट पे, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है इनका, अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं कम करेंगे ये लोग। सरकार को गाली देते हैं एप्पल वाले कि नहीं यार इन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया। भाई तुम्हारा यार आईफोन 12 Pro Max का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितने का वो बेच रहे हैं, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली क्वेश्चन आता है, किसको खरीदना चाहिए आईफोन 12 Pro Max? तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बड़े वाले फ़ोन से कोई दिक्कत नहीं है, जिसको
एक आईफोन के अंदर बेस्ट बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, जिसको एकदम बेस्ट कैमरा सेटअप चाहिए किसी आईफोन पे, तो आप ले लो। बट 12 Pro Max वर्सेस 12 Pro के कैमरा में उतना कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, और कैमरा लवर्स को एकदम ही पागल होकर क्रेजी होने की जरूरत नहीं है 12 Pro Max के लिए। दोनों के बीच में फर्क डेफिनेटली है, बट वो जो फर्क है वो सिर्फ दिखाई देता है लो लाइट सिचुएशंस में और ऐसे सिचुएशंस में जहां पे वो सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन आपको बहुत ज्यादा काम आ रहा होगा एकदम शेकी एनवायरनमेंट में। अन्यथा जो आपका नॉर्मल 12 Pro है डे लाइट में ऑलमोस्ट सिमिलर इमेजेस ले रहा होता है। इवन 12 लाइनअप में सारे ही कैमराज ऑलमोस्ट सिमिलर इमेजेस ले रहे होते हैं, और ये टेस्टमेंट है उस बात के लिए कि उन्होंने अपनी इमेज प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा सुधार दी है। और इसके अलावा परफॉर्मेंस जो है वो सारी ही आईफोन 12 सीरीज के अक्रॉस बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 12 Pro Max लोगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, बाकी फोन मर मर के चलेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब जगह परफॉर्मेंस बढ़िया है, और परफॉर्मेंस आपके लिए कोई डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए आईफोन खरीदते वक्त। और इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने लायक ये है कि अगर आप इतना बड़ा फोन लोगे तो आप थोड़ा डर डर के प्यार प्यार से चलाओगे, एक पेटी से ऊपर आपने दिया है तो आप एक कवर तो इस पर लगाओगे ही। वैसे ही फ़ोन जानवर जैसा फ़ोन है, कवर लगाने के बाद तो और ही बड़ा सा फ़ोन लगता है। और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिनसे बड़ा फ़ोन मैनेज हो जाएगा। अगर आपको इतना बड़ा फ़ोन नहीं, मतलब ऑलमोस्ट टैबलेट वाली फील आती है फ़ोन चलाते वक्त। एंड ऐसा नहीं है कि इतने बड़े डिस्प्ले वाले फ़ोन और नहीं होते हैं, बट उनमें साइड जैसे कर्व्ड होती है जिसकी वजह से हाथ में ठीक थोड़ा ईजी लगता है चलाने में। यहाँ पे साइड जैसे फ्लैट है जिसकी वजह से बड़ा सा ऐसा ब्रिक जैसा लगता है कि कोई ब्रिक पकड़ के चला रहे हो, तो वो चीज़ एक बड़ी वाली दिक्कत है। प्राइसिंग की बात की जाए तो 1,20,000 से ऊपर की प्राइसिंग है इसकी भारत में, जो ऑफिशियल प्राइस है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास जीएसटी नंबर वगैरह है तो आप जीएसटी इनपुट वगैरह थोड़ा बहुत क्लेम कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए इसको परचेज करते वक्त। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसको कोई अच्छे ऑफर मिल रहे हैं HDFC बैंक वाले कार्ड पे या अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक वाले क्रेडिट कार्ड पे, इन सब पे, तो शायद आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाए। बट ये बात सच्चाई है कि भाई यहाँ की प्राइसिंग में और बाहर की USA वगैरह की प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड डेफिनेटली मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपको लेना ही लेना है तो ले लो भाई, बट वर्थ इट नहीं है यार। मतलब वर्थ इट इस सेंस में नहीं है कि इतना ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये का प्राइस गैप आ रहा है इसलिए वर्थ इट नहीं है। अन्यथा अगर आपको उसी प्राइसिंग पे मिल जाए किसी तरीके से, या एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तगड़े तरीके से शुरू कर दे, 12 Pro Max मेड इन इंडिया वाला बेचना शुरू कर दे और उस प्राइस पे बेचे जिस प्राइस पे बाहर बेच रहा है, तो भाई दिल खोल के बोल रहा हूँ ले लो। अन्यथा अगर आपके उस फालतू पैसा पड़ा और आपको बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तब ले लो। बट मेरा दिल नहीं मानता कि कोई एक व्यक्ति 1 लाख से ऊपर पैसा खर्च करे एक फ़ोन पे। यार वो पैसा 10 जगह अच्छी तरीके से यूज हो सकता है नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी एब्सोल्यूट बेस्ट वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ले लो भाई, सोचो मत, ले लो, ठीक है। अन्यथा प्लेंटी फिश इन द सी, मैंने पहले भी बोला है, मार्केट में अन्य ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो के अलावा और भी बहुत सारी वीडियो बनती है इस चैनल पे, वो भी देख लेना। तो वो सब देखने के लिए नीचे वो एक सब्सक्राइब वाला बटन होता है, उसको तुम श्रद्धालु होकर ऐसे लाल से ग्रे कर दो, और नीचे एक घंटी है उसको श्रद्धालु के बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।